In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today, our topic is Civil Procedure Code 1908. So, first of all, I am telling you that Civil Procedure Code means all the procedure that is applied in civil cases. Okay. So it is very important about your exam point of view and for your practical life. When you go to court to case a file, then we must know what is the procedure to file any civil case. So inshallah today we will discuss in detail. So to moving on the Bail Act Civil Procedure Code. First of all, I will start from the basic concepts and commentary. Then, inshallah, we will move on the Bail Act. Okay. So, before starting, I am starting from section 9. That is most important. That defines the jurisdiction of the civil court that can be filed in a civil court cases. So let's start. तो सेक्शन 9 अगर मैं बात करूँ ना, तो सेक्शन 9 ऐसे सिविल केसेस हैं जो कि हम फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में. तो ये हमें सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बताता है कि कौन कौन सी ऐसी केसेस हैं जो आपने सिविल कोर्ट में फाइल करने हैं. ठीक है. तो आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि सेक्शन 9 जो बेसिक जुरिस्डिक्शन बताता है, जुरिस्डिक्शन में बेसिकली दो तरह की होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग आई एम टेल यू कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो या तो टेरिटोरियल होती है या तो पेकुनियरी होती है. पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन ऐसी जुरिस्डिक्शन होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि मॉनेटरी रिलीफ की वैल्यू, कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी घर को क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा घर है और इसकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली या तो 50 लाख 70 लाख है, तो हमारे जो जजेस होते हैं उनके भी ग्रेड होते हैं. ग्रेड वो कैसे होते हैं, या तो वो सिविल क्लास 1, सिविल क्लास 2, सिविल क्लास 3, जिसे इन शॉर्ट आप ये भी करते होंगे सिविल ग्रेड 1, सिविल ग्रेड 2, सिविल ग्रेड 3. इस तरह जजेस की क्लासेस इनके ग्रेड्स होते हैं जिसकी बिना पे वो हमारा केस सुनते हैं. तो ये पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि आपने उस जज के पास अपना केस फाइल करना है जिस जज के पास, जिस कोर्ट के पास इसकी जुरिस्डिक्शन है. तो पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये नहीं कि अब आपका जो केस है वो आपका केस जो है जी, यानी कि जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, आपकी जो प्रेयर है वो आपकी है 50 लाख और आप सिविल ग्रेड 3 के पास आपका जज केस चल रहा है और आप क्लेम कर रहे हैं 50 लाख है, आपने 20 लाख क्लेम कर रहे हैं. तो ये आपका जो मॉनेटरी रिलीफ है आप कम क्लेम कर रहे हैं. तो भी ऐसा होता है कि आपका रिलीफ ज़्यादा बन रहा है तो आप जो है आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है. इन केसेस ऐसा भी होता है. लेकिन बात हम कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की, तो कैसे पता लगता है कि कौन सा केस कहाँ लगना है. तो मोस्टली हम जब देखा जाता है कोई बॉक्सेस होते हैं सीनियर सिविल जजेस, वो हमें फिर वो रेफ़र कर देते हैं कि आपकी जो प्लेंट है वो आपने वहाँ फाइल करनी है जिस जज की जुरिस्डिक्शन है. तो सिविल ग्रेड 3 की जो जुरिस्डिक्शन है वो सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1. ग्रेड 2 की जुरिस्डिक्शन होती है वो कैरे के सेंटर में होती है. सिविल ग्रेड 3 की सबसे कम, सिविल ग्रेड 2 की उससे ज़्यादा, और सिविल ग्रेड 1 की जो होती है वो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है. वो किसी भी अमाउंट पे केस जो है वो डिसीजन दे सकता है, उस पर केस ये कर सकता है. जबकि हमारा जो सिविल ग्रेड 3 है उसकी जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होती है, वो उससे ज़्यादा ना तो पनिशमेंट ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि इनकी पनिशमेंट पे भी वेरी करता है कि जो हमारा सिविल ग्रेड 3 है या सिविल ग्रेड 2 है या सिविल ग्रेड 1 है, उनकी पनिशमेंट भी होती हैं कि आपने इतनी पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं आप ग्रांट कर सकते. अगर फ़र्ज़ करें कोई केस है उसकी पनिशमेंट अगर फ़र्ज़ करें कि 1 साल है, तो आपने सिविल ग्रेड 3 के पास ये पावर है कि वो 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं सुन सकता. तो ये आपके पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं. अभी हम सेशन कोर्ट पे भी नहीं जा रहे कि कैसे पनिश करना है, वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम
पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात करें कि जितनी अमाउंट ऑफ वैल्यू है, जितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, वो आपने उस जज को भी देना है जो जज की जुरिसडिक्शन है। किसी ऐसी कोर्ट जाके आपने केस नहीं फाइल कर देना है कि जो जज की जुरिसडिक्शन भी नहीं है और वो जज है वो आपका केस सुने। तो आपको चांसेस होते हैं कि आपका चांसेस ही क्या है कि फाइनली होता है कि आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है इन सर्कमस्टांसिस जब कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होती। तो ये तो बात होगी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो सेक्शन 6 से डील करती है, वो मैं आपको बताऊंगी बेयर एक्ट से इन डिटेल। लेकिन जो ये तो हमने बात कर दी कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन क्या होता है। अब हमने बात करनी है कि सिविल कोर्ट की क्या जुरिसडिक्शन है। कि जब हमने सिविल कोर्ट की बात करें, सिविल केस की बात नहीं कर रहे, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी हमने पढ़ना है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है जो एक टेरिटरी के अंदर, अब सिविल केस है आपने सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करना है, वो जो आपकी टेरिटरी में है वहाँ नहीं फाइल कर देना जहाँ आपकी प्रॉपर्टी कहीं और सिचुएटेड है। प्रॉपर्टी आपकी कहाँ सिचुएटेड है? प्रॉपर्टी आपकी फैसलाबाद सिचुएटेड है और आप केस फाइल कर रहे हैं मुल्तान में कभी मेरी प्रॉपर्टी पे क्या पार्टीशन का मसला है, मॉर्गेज का मसला है, या फिर ओनरशिप का डिस्प्यूट राइज हो गया, कोई भी डिस्प्यूट राइज हो गया, आप जाके किसी और कोर्ट में क्लेम करें, ऐसे नहीं होता। आपकी जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, जिस सिविल में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप सिविलाइज्ड हैं, उस कोर्ट में आपने जाना है, किसी और कोर्ट में नहीं जाना। तो इस बात को भी आपने के बिफोर फाइलिंग का केस, इस बात को भी आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि चले हम की बात पता लगी कि हमने सिविल कोर्ट, अब ये सब में कैसे पता लगता है? बिकॉज आप तो स्टूडेंट हो, आपको कैसे पता लगेगा कि हम तो वकील बन जाना है, हमने अपना केस कहाँ फाइल करना है? तो आपको पता होना चाहिए हमने केस वहाँ फाइल करना है जहाँ हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, हमारी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, उन्हें ये इस बात की उम्मीद होती है कि शायद हमें वहाँ सीनियर में बताएगा या हम देखेंगे हमें पता लग जाएगा। तो फिर वो सीखने वाले सीखते हैं, जिन्हें सिखाते हैं वो वही कहते हैं कि सीनियर तो कुछ सिखाता नहीं है, पता नहीं व्हाट्सएवर। तो ऐसे ही होता है कि जो पढ़ के जाते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सा केस कहाँ फाइल करना है और कौन सी एप्लीकेशन कहाँ देनी है। तो इस बात को आपने लास्ट में जहन नशीन रखना है कि आपका जो केस है जहाँ फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन का होना लाजमी है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिविल केस का कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर आपने पिटीशन फाइल करनी है, पिटीशन आप डिग्री के लिए कर सकते हैं, कोई डिग्री आपके केस में आ गई है तो आपने पिटीशन फाइल करनी है हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट में जाके आपने डिग्री फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है उस डिग्री के अगेंस्ट। और उसके अलावा आपने एप्लीकेशन देनी होती है। पहले तो आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है, सूट को इंस्टीट्यूट होना कहते हैं, और उसके अलावा जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसको आगे मूव ऑन करना होता है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लेंट। जब आपकी प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाती है, आपकी प्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आगे आप एप्लीकेशन देते हैं कि आपको स्टे का मसला है, आपको डिग्री पे ऑब्जेक्शन है, आपको कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो भी आपने एप्लीकेशन आगे साथ लगानी है। पहले आपने प्लेंट बनानी है, तो हमने प्लेंट को भी डिस्कस करना है, कैसे प्लेंट बनाते हैं ये भी हमने पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने लगी थी बेयर एक्ट, तो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स अभी इतनी डिटेल से ना समझ सकें या फिर सब बातों को ना इतनी डिटेल से जान सके, तो पहले मुझे छोटे छोटे सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो सेक्शन पढ़ा रही हूँ वो सेक्शन 9 है। तो सेक्शन 9 को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमें बार लगा देता है सिविल कोड के ऊपर कि आपने कौन कौन से केस सुनने और कौन कौन से नहीं सुनने। तो पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 9 को देख लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ, FIR लॉन्च होती है, एप्लीकेशन मेक होती है, अपील जो होती है वो प्रेफर्ड होती है टू दैट हैज़ अ जुरिसडिक्शन दैट हैज़ अ अपीलेट कोर्ट। अच्छा, तो बात कर रही हूँ मैं आपकी सेक्शन 9 की। टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड अपडेटेड है ये। The court shall subject the provision herein the contained have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which whether cognizance either expressly or impliedly barred। कि सिविल कोर्ट वही सुन सकती है जो उसको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पता है कि मेरे केस ये सुनने जहाँ उसकी जुरिसडिक्शन है। कोई भी ऐसा केस जो अदर देन सिविल केस है तो वो नहीं उसको हेयर करेगी, वो उस पर डिसीजन नहीं देगी क्योंकि उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है।
तो a suit in which the right to property or an office contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right depend entirely on the decision on the question, the religious and the ceremonious। इनके बात हो रही है कि सिविल नेचर की, जो सिविल नेचर की केसेस होते हैं आपने वो जाके सिविल कोर्ट में फाइल करने हैं, ना ही कि ऐसे केसेस जो कि हमारे रिलीजियस और सेरेमनीज, जो हमारे रिलीजियस के मैटर हों ऑब्वियसली फेडरल कोर्ट में होंगे, तो वहाँ पे आपने फ़ाइल करने हैं। जो मेरे रिलीजियस और सेरेमनीज केस हैं वो आपने सिविल कोर्ट में डिसाइड फाइल करने हैं, उसका डिसीजन आपको आएगा सिविल कोर्ट से। तो आगे है आपका एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग। अब सेक्शन 9 को देख लें। सेक्शन 9 ले डाउन द फंडामेंटल रूल्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। ये बुनियादी असूल बता रहा है कि सिविल कोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन बता रहा है, उसकी पावर बता रहा है कि आपने सिर्फ सिविल नेचर के फाइल करने हैं। सिविल नेचर के कौन से सूट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आगे है स्पेसिफिक बार एकदम, बाकी जो स्पेसिफिक बार लगा देता है कि उसके अलावा आपने कोई भी केस फाइल नहीं करना इन सिविल कोर्ट। अच्छा, सिविल नेचर की बात करें, अ केस इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, जो कि आपकी प्राइवेट राइट हैं, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपका प्राइवेट राइट रिस्पेक्ट है कि आपको रिस्पेक्ट दीजिए, कोई डेफामेशन करते ये भी आपका राइट है कि आप उसको सूट कर सकते हैं इन द कोर्ट। तो उसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होता है तो भी ये रेपुटेशन, ये देखिए यहाँ बताए हुए हैं। राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस, रेपुटेशन और एनी अदर सिविल और लीगल राइट इज ऑफ सिविल नेचर। ये तमाम केसेस जो होते हैं जो हमारे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होते हैं, हमारे प्राइवेट राइट के राइट से होते हैं, वो हम सिविल कोर्ट में क्लेम करते हैं क्योंकि हमारा जो प्राइवेट राइट है उस पर वो हमारा वायलेशन हो रही है, कोई पर्सन हमारा वायलेट कर रहा है राइट ओनरशिप का, तो हम कोर्ट जाते हैं। एक्सेप्शन ये बात लगी है कि इफ़ अ लॉ एक्सप्रेसली स्टेट, अगर लॉ वाज़िह तौर पे ये बयान करता है कि सिविल कोर्ट्स कैन नॉट ट्राई टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस, कि सिविल कोर्ट जो है वो कोई भी ऐसा ख़ास किस्म का केस नहीं ले सकती दैट अ मैटर अंडर ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस ट्रिब्यूनल्स, जो कि हमारे टैक्स ट्रिब्यूनल्स का पार्ट है या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का पार्ट है। अब बात है ये इलेक्शंस की, कोई इलेक्शन में मसला आ गया या आपको वोट जो है वो आप नहीं विन कर पाए या आपके साथ को लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फिर अनफेयरनेस हुई है, तो आप क्या करें, आप सिविल कोर्ट केस फाइल कर दें। इज़ इट पॉसिबल? नो। तो ये बार लगा दी है कि अगर आपने कोई भी केस जो आपका सिविल नेचर है वो आपने फाइल करना है, अदर दैन टैक्स ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस आपने सिविल कोर्ट में फाइल नहीं करना। If by necessary implication jurisdiction is impliedly barred because a special tribunal provide an exclusive remedy, क्योंकि अब जो jurisdiction नहीं है वो तो आपको दे ही नहीं सकती रिलीफ के, वो आपको देगी जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ केस फाइल करना है जहाँ आपको लगे कि इसकी जुरिस्डिक्शन है, वही आपको अच्छी रेमेडी और अच्छा डिसीजन दे सकती है जो कि आपके हक में है, फेयरली डिसीजन वही होगा। देन द सिविल कोर्ट्स कैन नॉट टेक अप दिस केसेस, तो ऐसे केसेस को सिविल कोर्ट लेगी भी नहीं। तो इलस्ट्रेशन देख लें, दे आर डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी सिविल नेचर मेंटेनेबल, और ऐसा केस है कि जो ओनरशिप पे है, ओनरशिप पे डिस्प्यूट अराइज हो गया कि ओनरशिप पे दो भाई हैं या दो बहनें हैं जो भी है, उनका केस डिस्प्यूट अराइज हुआ है ओनरशिप पे, तो वो क्या करते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं। तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो उन्हें ओन कर सकती है, उन्हें मेंटेन कर सकती हैं, उनका जो मसला है उसे रिजॉल्व कर सकती है, कोई डिक्री पास कर सकती है, तो ये तो बात मानी जाती है। अगर डिस्प्यूट है अबाउट द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ द सर्विस ट्रिब्यूनल बार्ड नॉट मेंटेनेबल, इन दिस केसेस में ये मेंटेन नहीं किए जा सकते इन सिविल कोर्ट में, क्योंकि हम सिविल कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें सिविल कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस लेके जाने हैं। तो आगे एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ तो इवन इफ़ द इश्यूज इन्वॉल्व रिलीजियस राइट्स, इफ़ द अंडरलाइंग डिस्प्यूट कंसर्न्स अ राइट टू प्रॉपर्टी, ऑफिसेज रिमेन अ सिविल डिस्प्यूट who is entitled perform rituals and head parties of the temple। के बाद वही बात हो रही है कि आप वही पार्टीज, वही केस डिस्प्यूट, वही राइट आपके सिविल कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है जो कि आपके प्राइवेट राइट से रिलेट करता है। अदर देन कोई भी राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट है ऑब्वियसली वहाँ रिट फाइल होगी हाई कोर्ट में, अगर सिविल राइट है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, और अगर कोई अदर देन है तो वो उसकी ट्रिब्यूनल में जाएगा। सेक्शन 9 गिव्स सिविल कोर्ट्स गिव वाइड जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड ऑल सिविल डिस्प्यूट्स अनलेस दे आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ। तो ये बार लगा देता है सिविल कोर्ट के ऊपर कि आपने इसके अलावा कोई भी केस नहीं सुनने, आपने कोई भी ऐसा जुरिस्डिक्शन
कि अगेन अपनी विदाउट जुरिस्डिक्शन आपने कोई भी केस जो है उसे हैंडल नहीं करना, यू कैन रिजेक्ट द प्लेंट। आगे है इट एम्बॉडीड प्रिंसिपल्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ये बात है कि जहाँ आपका राइट है वहाँ आपकी रेमेडी है इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर जब भी आपका राइट होगा सिविल कोर्ट आपका फैसला करेगा। जहाँ आपका फैसला राइट नहीं होगा वो फैसला नहीं करेगा। प्राइवेट राइट की बात हो रही है तो इस बात को आप नहीं आने, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो अब रेमेडी मस्ट अवेलेबल होती है, तो इस बात की तो गारंटी नहीं कह सकते ना कि हमें रेमेडी नहीं मिलेगी। आगे मैं सेक्शन 12 की बात करूँ। सेक्शन 12 क्या बात करता है कि बार फॉर द फर्दर सूट्स। सेक्शन 12 क्या बात करता है कि अगर हम बात सेक्शन 9 की बात करें, ये फर्दर सूट पे बार लगा देता है, आपने मजीद सूट फाइल नहीं करने। अगर आपका जो केस है उस पर बार लगा देता है कि बार ऑफ द फर्दर सूट वेयर देयर इज अ प्लेन प्रोक्लूटेड बाय द रूल्स फॉर द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट विच द कोर्ट अप्लाइज। यानी कि जो पहले ही आपका कोर्ट में फैसला हो गया है, कोर्ट ने आपको सिविल कोर्ट केस ले गए, सिविल केस पे आपका डिसीजन आ गया है, तो आप फर्दर किसी और कोर्ट में यानी कि वही सिविल हो या जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, आप फिर जाके केस फाइल कर दें तो उस पर आपका डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वही आपका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये बातों में पता लगे कि नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया डिसीजन, एक्सेप्ट कर लिया। सम केसेस ऐसा होता है व्हेन अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट। जब पर्सन को, इसका सेक्शन 2 ये कहता है, सब सेक्शन ये कहता है कि अगर आपको फिर भी जजमेंट पे वैलिडिटी पे आपको इतराज़ है, कि आपको लगता है कि जो डिक्री और ऑर्डर है प्लेस ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि आपको लगता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये डिग्री पास हो गई है, तो इन केसेस आपके पास राइट है कि ही शैल सीक रेमेडी मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिग्री और नॉट बाय द सेपरेट सूट। यानी कि वो बात कर रहे हैं कि इसी केस के आगे आप उसी केस को जिसकी डिग्री आपको पास हुई है, आपको उस पर ऑब्जेक्शन है कि आपको लगता है कि वो फ्रॉड से मिसरिप्रेजेंटेशन से हुई है, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 ये बात सेक्शन 12(2) ये बात करता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सम सर्कमस्टेंसेस में आपके साथ अनफेयरनेस हुई है, आपका जो फैसला है वो सही नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप केस फाइल करेंगे। अगर उसी केस को फाइल करना है किसी अपीलेट कोर्ट में जिसके पास जो अपील का राइट रखती है, जैसे उसी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसके पास जो उसकी जो बड़ी कोर्ट्स होती हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसकी अपीलेट कोर्ट है, आपने वहाँ अपील फाइल करनी है उसी केस की, कोई और नया केस नहीं ले आना उससे मिलता जुलता, वही केस पे आपने अपील फाइल करनी है। सेक्शन 12 बार द मल्टीपल सूट्स ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। अब सेक्शन 12 बार लगा देता है कि एक ही कोज के ऊपर आपने बार बार जो है सूट फाइल नहीं करना। वंस अ पर्सन हैज़ फाइल्ड अ केस एंड डिसाइड ही कैन नॉट फाइल अनदर सूट द सेम मैटर अगेन। ये रेस जुडिकाटा का असूल है कि जो पहले आपका फैसला हो गया तो आपने उस पर दोबारा केस फाइल नहीं करना, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इफ़ समवन एलेज द डिक्री और डिक्री जजमेंट ऑब्टेन थ्रू अ फ्रॉड, बात कर रहा है कि ये तो बात ठीक है, रेस जुडिकाटा में ये बात बयान कर देता है कि आपने अगेन सूट फाइल नहीं करना अगर आपका डिसीजन हो गया है, ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, आपकी डिग्री पास हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री जो है वो फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो आपके पास राइट है कि आप एप्लीकेशन मूव कराएं, द अपीलेट कोर्ट एप्लीकेशन बनाएं, उसको दें कि ये कोर्ट जो डिसीजन है ये हमारे हक में नहीं है, इसको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है, तो वो आपको दोनों पार्टीज को सुन के फिर वो फैसला देगी, बट मैटर वही होना चाहिए। एप्लीकेशन आपने कौन सी देनी है? सेक्शन 12 की देनी है। तो जब आपको लगे कि आपका केस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन या विदाउट जुरिस्डिक्शन से हो गया है, तो फिर नोट स्टार्ट अ न्यू इल्सेवर्स के अलावा आपने कोई भी केस नहीं करना, सिर्फ आपने एप्लीकेशन देनी है, तो आगे वो खुद कोर्ट डिसाइड करेगी। जुरिस्डिक्शन का मसला, ये मिसरिप्रेजेंटेशन का मसला है। आगे है दिस प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस एंड प्रमोट्स फाइनलिटी इन लिटिगेशन। तो ये बात करता है कि आपका जो प्रोसेस है उसे फाइनलिटी तक लिटिगेशन हो जाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट है वो बिल्डअप हो सके इस बात पे कि अगर इन केस में वैसा होता है ना, आपको लगता है कि आपकी डिग्री सही नहीं है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये भी सीपीसी आपको राइट देता है। अब ये रेस्टुडाइज का असूल है, एक रेस्टुडिकाटा है, एक रेस्टुडाइज है। ये सेक्शन 12 तो हमें बार लगा देता है ना कि भाई आपने डिग्री जो पास हो गई आगे नहीं आपने जाना। अगर फिर भी जाना है तो आपने एप्लीकेशन देनी है अपीलेट कोर्ट के अंदर, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन देनी है।
कौन सी एप्लीकेशन देनी है, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन देनी है कि भाई मुझे डिग्री पे एतराज़ है, मुझे फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, मेरी तो यहाँ तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। या समटाइम होता है ना वकील्स के दरमियान ये इशू होता है कि तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगे सेक्शन 12 की। अगर मैं बात करूँ सेक्शन, इसने तो बाढ़ लगा दी, सेक्शन 12 ने तो बाढ़ लगा दी कि आपने नहीं जाना, अगर जाना है तो जा सकते। सेक्शन 9 ने हमें जुरिस्डिक्शन बता दी कि आपने सिविल केस के नेचर, सिविल नेचर के केस सिविल कोर्ट में फाइल करना है। 9 और 12 तो आपको पता लग गया, आपने फाइल भी कर दिया, आप पे बाढ़ भी लग दी, और उसके अलावा बार का सोल्यूशन भी मिल गया कि एप्लीकेशन आप दे सकते हैं फाइनली लिटिगेशन के लिए, फाइनल जजमेंट के लिए। क्योंकि जो फाइनल की वही जजमेंट होगी जब अपीलर कोर्ट आपका केस सुन लेगी तो आपको फाइनल जजमेंट दे देगी। अच्छा, तो आगे है रेस्ट जुडाइस। रेस्ट जुडाइस की कहता है कि आपने, आपका केस अगर एक कोर्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, अगर एक कोर्ट के अंदर चल रहा है, आपका डिसीजन थोड़ा डिले हो रहा है या आपको लग रहा है कि वो पार्टी ने हम पर डिसीजन किया है, आप किसी उसी कोर्ट के अंदर या उसी दूसरी कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देते हैं, तो ऐसे में आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। क्यों रिजेक्ट हो जाती है? व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम इशू दैट लेटर सूट मस्ट बी स्टेड अंटिल द अर्लियर वन इज डिसाइडेड। कि इस केस में ऐसा होता है कि आपका जो सूट है वो स्टे में होता है, अभी आपका डिसीजन आना होता है और आप बहुत जल्दबाज हैं, भैया आपने क्या कर दिया, दूसरी कोर्ट में जाके अपना सूट फाइल कर दिया, सूट जो इंस्टीट्यूट कर दिया, तो आपको क्या कहा जाएगा, आपका सूट इंस्टीट्यूट है, आपका डिसीजन वही कोर्ट करेंगे जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आप अदर कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आपका ये भी पार लगा देता है। तो आगे लीगल प्रोविजन है सेक्शन 10 की। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 10 की लीगल प्रोविजन पे बात करूँ तो स्टे ऑफ सूट प्रोहिबिट्स द कोर्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग विद द लेटर सूट वेयर द मैटर इन द सूट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम इन द प्रोविजनली इंस्टीट्यूटेड सूट बिफोर अ कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट में भी जुरिस्डिक्शन दोनों की हो, लेकिन जो अगर पहली कोर्ट चल रहा है डायरेक्टली, तो वो उस पार्टी सेम पार्टी उस इश्यूज पे दूसरी कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट करवा दे, तो ऐसे नहीं होता। तो पहली जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको डिसीजन आने का वेट करना पड़ेगा, तो फिर ही वो आपका फैसला जो है आप आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी कोर्ट में नहीं कर सकते। तो सेम प्रीवियसली कोर्ट बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट। आगे एसेंशियल्स बता दें हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन क्या मैटर है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम, आपका जो मैटर है वो बिल्कुल सेम है, और पार्टी जो है वो भी सेम है, और क्लेम जो है वो भी दोनों का सेम है। अर्लियर सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, पहले भी केस इंस्टीट्यूट करवाया था, बाद में भी वही सूट इंस्टीट्यूट करवाया है। आगे जुरिस्डिक्शंस कंपिटेंट कोर्ट की भी सेम है, सेम रिलीफ, सेम कोज ऑफ एक्शन। तो आपके पास नहीं है कि आपने ऐसे नहीं करना कि अगर आपका एक कोर्ट में केस चल रहा है, आप वही कोर्ट में जाके जल्दी फैसला करवाने के लिए दूसरी कोर्ट में सेम इशू, सेम पार्टी, सेम जुरिस्डिक्शन, सेम रिलीफ वही क्लेम कर दें, तो ऐसे नहीं होता। इस बात से आपने प्रोहिबिट करना है कि एक कोर्ट में केस चल रहा है, आपने वेट करना है डिसीजन आने का। वो बाद में अपील फाइल करनी है, वो तो बाद की बात है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि टू अवॉइड अ पैरेलल प्रोसीडिंग, कि एक ही केस पे, एक ही सूट पे पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही है, क्या अब तक वो एक कोर्ट कोई डिसीजन दे, दूसरी कोर्ट क्या डिसीजन दे, तो आपको वेट करना चाहिए एक कोर्ट के डिसीजन आने का, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्शन लें टू प्रिवेंट द कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। ऐसे ही होता है ना कि कन्फ्लिक्ट आ जाता है जजमेंट के दरमियान, वो जजमेंट, वो केस, वो कोर्ट क्या कह रही है, वो कोर्ट क्या कह रही है, तो ऐसे जज कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने वेट करना है एक कोर्ट के डिसीजन आने का। आगे जुडिशियल एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी, ताकि वो एफिशिएंसी और एफिशिएंटली काम करें। हाँ, जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दी है या केस फाइल की है वहाँ से आप उनको एप्लीकेशन दें वो तो लग पाते, लेकिन किसी और कोर्ट में चले जाना तो ये कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट बन जाती है। आगे लेटर सूट इज़ नो डिसमिस्ड, जब तक आपका सूट जो है वो स्टे में है, डिसमिस नहीं हो जाता, तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये रेस्टूडाइज का असूल है, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर अंटिल द फाइनल जजमेंट। आगे है रेस जुडिकाटा का असूल, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस जुडिकाटा का असूल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका केस पहले ही डिसाइड हो गया है तो आप अगेन फाइल कर रहे हैं कि चलो यहाँ पे इस बार फैसला बदल जाए, ऐसे नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ हरकत है, ये सोच है। तो सिविल प्रोसीजर में पहले ही आपको अवेयर कर देते, उसके बाद भी आप ये हरकतें करें तो फिर उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा का असूल मैं बता देती हूँ आपको क्या बयान करता है। कहाँ गया रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा गुम गया है।
ये रहा रेस्टो डिकाटा। रेस्टो डाइस तो पढ़ लिया है। रेस्टो डाइस रेस्टो डिकाटा की हम बात कर रहे हैं। ये रहा रेस्टो डिकाटा। तो ये कह रहा है कि व्हेन एन इश्यूज हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, फाइनली डिसीजन आ गया, बीन द सेम पार्टी, सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट, सेम इश्यूज कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इन अ लेटर सूट। ये नहीं होता कि वो आपका एक केस एक आया है, फिर लीगल डिस्प्यूट आई है, आप क्या कर रहे हैं कि दूसरी कोर्ट में जाके कहते हैं कि भाई क्या तो महीने बाद फैसला बदल जाए। ऐसे नहीं होता। तो रेस्टो डिकाटा कहता है कि अगर आपका फाइनल डिसीजन हो गया, आपकी प्लेन जो है वो रिटर्न हो जाती है। ऐसे नहीं होता। तो आगे सेक्शन 12 इसी को बयान सेक्शन 11 कहता है कि रेस्टो डाइस बार लगा देता है ट्रायल ऑफ अ सूट ऑफ इश्यूज विच हैज बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज ओवर द सेम सब्जेक्ट। सेम पार्टीज है, सेम सब्जेक्ट है, सेम इश्यूज है, सेम कोज ऑफ एक्शन है। तो इस बात को अगर देखा जाए को आपको आपके अगेंस्ट फैसला आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सेम पार्टीज वही फैसला लेके चली जाएं। तो कोर्ट क्या करती है कि रेस्टो डिकाटा के सूट को देखते हुए कहती है कि आपका कोर्स ऑलरेडी डिसाइड है, तो आप जाएं अभी, आपका केस फैसला हो गया, अभी डिसीजन नहीं बदलना, तो आप पहले अवेयर हो जाएं। अच्छा, इसमें सेंक्शंस क्या होते हैं? सेम पार्टीज हैं, पार्टीज क्लेमिंग अंडर दैम, जो पार्टीज क्लेम करी हैं वही पार्टीज हैं, सेम मैटर है, वही इश्यूज है। प्रॉपर्टी का फ़र्ज़ करें, मिसाल से समझाती हूँ कि अगर प्रॉपर्टी का मसला है, ओनरशिप का मसला है, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया है, एक 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 में फैसला कर दिया, तो बी के पास वो जाता है, उसके तो अगेंस्ट हो गया बी के, तो वो बी फिर फाइल कर देता है। वही घर भी वही है, पार्टी भी वही है, इशू भी वही है। जब पहले ही फैसला हो गया कि घर बी का है, ए का है, तो बी के पास क्या राइट है कि वो फिर जाके कहे कि नहीं ये मेरा घर है। जब पहले कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दी है, तो फिर उसके पास ये राइट नहीं है कि वो जाएगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट की होती है, वही कोर्ट है, फाइनल डिसीजन है, मस्ट बी फाइनल, वही फाइनल कस्टडी भेजेगा। इसका मकसद ये है कि रेस्टो डिकाटा को बनाने का, टू प्रिवेंट मल्टीपलिसिटी ऑफ लिटिगेशन, कि जो मल्टीपल लिटिगेशन है उसे बचाने के लिए। आगे टू प्रोटेक्ट द फाइनल जजमेंट, जो फाइनल जजमेंट आ चुकी है, अब बता दिया गया कि बी का हाउस है, तो फाइनल जजमेंट है ना, उसको प्रोटेक्ट तो करना है, तो उसके लिए पेनल्टी के लिए वो जजमेंट दी जाती है। टू अवॉइड द अब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस, यानी कि लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इससे बचने के लिए जो है रेस्टो डिकाटा का असूल एप्लीकेबल होता है। आगे इफ़ेक्ट अगर हम बात करें, सब्सिक्वेंट बार्ड फ्रॉम द बीइंग ट्राइड अगेन, ये बार लगा देता है कि आपका पहला फैसला हो गया तो आप बार बार से चैलेंज ना करें कोर्ट में। आगे की डिफरेंसेस आ गए हैं, आपको बहुत अच्छे हैं आप लोग के पास समझने के लिए। तो सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कि केस पेंडिंग स्टेट। अगर आपका जो केस है रेस्टो डाइस और रेस्टो डिकाटा, अगर आपका केस पेंडिंग है, एक कोर्ट में चल रहा है, तो आप दूसरी केस में, पैरेलल कोर्ट में आप फिर केस जो है वो फाइल ना करें। ठीक है, आप डिसीजन आने का वेट करें। अगर डिसीजन के बाद आप एप्लीकेशन दें, वो बात ही अलग की बात है। अगर रेस्टो डिकाटा कहता है अगर पहले ही आपको फाइनल जजमेंट मिल गई है, वही सूट है, केस भी डिसाइड हो गया है, तो आप अगेन उसी को सूट को लेके अगेन जो है एप्लीकेशन अगेन जो है कोर्ट को डिस्टर्ब ना करें, ऐसे फिर वो फाइनल जजमेंट की वैल्यू नहीं रहती। अगेन सूट को इंस्टीट्यूट ना करवाएं। आगे हैं टर्म्स। अगर रेस्टो डाइस और रेस्टो डिकाटा में यही फ़र्क है कि मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन वन रनिंग अनदर मस्ट वेट, यानी कि अगर आपको केस आ गया है तो आपको वेट करने रेस्टो डाइस कहता है केस आने का, और अगर फाइनल जजमेंट आ गई है तो दोबारा बार बार केस ना करें, केस क्लोज हो चुका है, मैटर ऑलरेडी जज फाइनल डिसीजन एंड केस क्लोज। जब केस बंद हो गया तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, केस को इंस्टीट्यूट करवाएंगे, अगेन इंस्टीट्यूट करवाएंगे, तो वही मैटर्स, वही इश्यूज, वही पार्टीज, तो केस जो है वो रेस्टो डिकाटा के थ्रू आपका केस जो है वो रिटर्न हो जाएगा, उस पर कोई भी डिसीजन अगेन नहीं चेंज होगा। तो इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि जब केस ख़त्म हो गया तो आपने अगेन एप्लीकेशन नहीं देनी है। अगर आपको लगता है तो आप पीरियड कोर्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अदरवाइज़ आप सेम पार्टी सेम इश्यूज़ पे बात को, केस को क्लोज करके अपना अपना टाइम ज़ाया करते हैं, कोर्ट का टाइम ज़ाया करते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं। तो बेहतर है कि आप उस प्रॉपर्टी केस के दौरान आप जितने मर्जी ऑब्जेक्शन रेज करें, जज बैठा है आपकी बात सुनने के लिए। उसके बाद आपके पास ये हक नहीं है कि आप बार बार जाके कोर्ट को भी तंग करें, अपना भी टाइम ज़ाया करें, पैसे ज़ाया करें। जब केस क्लोज हो गया तो वो फाइनल जजमेंट है और उसे कोई भी झुटला नहीं सकता, क्योंकि केस क्लोज हो गया है। तो आगे देखते हैं कि केस के, आपको पता है मामला चलते रहते हैं जब तक लोगों को सुकून ना आ जाए।
आगे सिविल प्रोसीजर का सिंपल असूल है। 13-14 को 13 अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 13-14 में आपको बता दूंगी। और 15 से 20 जो हमारा है 21, 15 to 21 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। 22 जो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ सूट की एप्लीकेशन हम देते हैं। 23 और 25 जो है वो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल आपने कैसे पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पता लग गया ना वो यही है कि सिंपल रूल्स सेक्शन 12 तक। उसके अलावा फिर मैं आपको नेक्स्ट केस सेक्शंस आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे हम सेपरेट सेक्शंस पढ़ेंगे। फिर लास्ट में मैं एक बेयर एक्ट पे वीडियो बनाऊंगी और वो इंशाल्लाह सब सेक्शंस का निचोड़ होगा। तो पहले आपने सिंपल सेक्शंस पढ़ने हैं। सिंपल असूल से भी आपने पढ़ने हैं 9 से 12 तक। सिंपल असूल हैं जो आपको सिविल कोड के बारे में, सिविल केस के बारे में पता होने चाहिए। तो आई होप